तो चलिए शुरुआत करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक नई थियोरी देखने वाले हैं, हाइगन्स थियोरी। हाइगन्स वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले वेव थियोरी ऑफ लाइट के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी थी। उसके बाद हम तीन फिनोमिनन पढ़ने वाले हैं जो लाइट की वेव प्रॉपर्टीज को कंफर्म करता है। पहला है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन और तीसरा है पोलराइजेशन। So the history of light began in 1637, जहाँ पे डेकार्टे नाम के साइंटिस्ट ने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट बताया था। डेकार्टे ने ही स्नेल्स लॉ डिराइव किया था जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। सो अकॉर्डिंग टू डेकार्टे, जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर कॉर्पस्कल्स। और क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, रिफ्लेक्शन तो होगा ही क्योंकि पार्टिकल किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करता है। सो इट प्रूव्स रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए डेकार्टे ने कहा था कि जो इंसिडेंट कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाते हैं उनका पाथ बेंड हो जाता है। 1672 में आइजैक न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट को एक्सपैंड किया इन हिज बुक व्हिच वाज कॉल्ड ऑप्टिक्स। 1678 में क्रिस्टियन ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न वेव थ्योरी के बारे में सबसे पहला प्रपोजल दिया। इसी के बारे में हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड इन 1801, ऑलमोस्ट 130 years लेटर, थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने वेव थियरी ऑफ लाइट के कुछ कुछ फिनोमिनन बताए। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच वाज द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाई डिड वी नीड वेव थियरी? द मेन रीजन वाज न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थियरी है उसके कुछ फेलियर्स थे। पहला फेलियर ये था कि न्यूटन ने अपनी थियरी में ये माना दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द डेंसर मीडियम देन इन द रेरर मीडियम। अब नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड दैट रेरर मीडियम में लाइट फास्टर होता है, डेंसर मीडियम में स्लोअर होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। दूसरा फेलियर ये था कि कॉर्पस्कुलर थियरी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन इनकी कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैड टू हैव अ न्यू थियरी विच इज द वेव थियरी ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो लार्जली इज कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ वाइट लाइट ऑन डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वाइट लाइट की हम जानते हैं वेवलेंथ होती है 400 टू 700 नैनोमीटर्स। इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, राइट, विच इज 400 टू 700 नैनोमीटर्स, ये जो 400 टू 700 नैनोमीटर वाला रेंज है ये मिरर्स और लेंसेज के टिपिकल डायमेंशन से काफी छोटा है। और क्योंकि ऐसा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम मान सकते हैं कि लाइट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। क्योंकि वेवलेंथ इतना छोटा है एज कंपेयर टू मिरर एंड लेंस डायमेंशंस, वी कैन से दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, वेयर इफ यू लुक एट अ लाइट सोर्स थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब तो आपको वो लाइट सोर्स दिखता है, जिससे कंफर्म होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट बेंट ट्यूब में वो लाइट सोर्स नहीं दिखता। बट ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो ट्यूब की डायमेंशंस हैं वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। दैट्स व्हाई वी कैन अज्यूम लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इस पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स को जहां पे लाइट को स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है उसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन। वेव ऑप्टिक्स में ये अजम्पशन ट्रू नहीं होता। वेव ऑप्टिक्स में जो भी पाथ ऑफ लाइट के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आता है उसका जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में रहता है। तो मान लो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, जो ऑब्स्टिकल है उसकी भी साइज इसी ऑर्डर में रहेगी, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी रेंज की साइज का होता है। एंड हेंस हम ये नहीं मान सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट की रेंज का साइज का होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आप बीच में जो डॉट देख रहे हो दैट इज एन ऑब्स्टिकल। और क्योंकि वो ऑब्स्टिकल लाइट की वेवलेंथ का साइज है, सो दिस इज नॉट अ रेगुलर पिक्चर, ये काफी मैग्नीफाइड पिक्चर है। और क्योंकि वो जो ऑब्स्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ के बराबर है या वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, आप देख सकते हैं कैसे जो लाइट उस ऑब्स्टिकल तक आ रहा है वो उसके अराउंड बेंड हो रहा है। एंड दैट प्रूव्स दैट द स्ट्रेट लाइन assumption इज नॉट वैलिड फॉर वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और इस डायमेंशन पे हम ये अज्यूम नहीं करते, जिस डायमेंशन में ये नहीं मान सकते कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है,
उसकी स्टडी को हम वेव ऑप्टिक्स बुलाते हैं, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस एंटायर लेसन. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर involves a detailed study of Huygens theory. Huygens theory में हम सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में समझेंगे, एंड द वेव फ्रंट इज द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ Huygens theory. उसके बाद हम Huygens के प्रिंसिपल को समझेंगे, और फिर उस प्रिंसिपल की बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझेंगे, एंड फाइनली वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लाइट वेव्स में डॉपलर इफेक्ट कैसे होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट साउंड वेव्स में कैसे होता है. You'd be surprised to know that the same effect is exhibited even by light waves. So let's start with the first part, which is understanding कि wave front क्या होता है. Wave front को समझने के लिए imagine that a drop falls into water. What happens as a consequence is that उस drop की वजह से जो disturbance created है वो outward direction में travel होता है, और ऊपर से देखते हुए it seems like circular paths. अगर उसी डिस्टर्बेंस को मैं साइडवेज देखूं, सो वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ वेव प्रोपोगेटिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और इसी वेव को हम वेव फ्रंट बुलाते हैं. सो एनी डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड एट द सेंटर ट्रैवल्स रेडियली आउटवर्ड. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस डिस्टर्बेंस को ट्रैक करूं, द डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड एज शोन. वेव फ्रंट का डेफिनेशन ये होता है कि अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट्स जो सेम फेस पे ऑसिलेट करते हैं, तो वही डिस्टर्बेंस का पार्ट है. सो ऑल पॉइंट्स विच आर एट द सेम वेव फ्रंट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम डिस्टर्बेंस. तो मान लो t इक्वल टू 1 पे एक बूंद गिरा, वो बूंद से जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ देर बाद वो सारे एक ही सर्कल का पार्ट होंगे. t इक्वल टू 2 पे जो बूंद गिरा वो भी एक सर्कल होगा, बट दैट वुड बी पार्ट ऑफ अ डिफरेंट सर्कल. So both of these are different wavefronts. The important property of wavefronts is that जो light rays हैं वो हमेशा perpendicular direction में travel करते हैं to the plane of the wavefront. So let's say a wavefront starts from the center, वो हमेशा perpendicular to the wavefront होंगे. So if you draw a tangent at that circle at that point, the light direction is always perpendicular to that tangent as indicated. So this property is very useful. The fact that light rays हमेशा perpendicular direction में travel करते हैं to the plane of the wavefront, इसी property को use करके हम ये सीखेंगे कि wavefront को हम बनाते कैसे हैं. The second definition you need to understand is that जिस speed से the wavefront moves outward from the source, source से जितनी speed में वो बाहर की तरफ move कर रहा है, उसी को wave का speed v कहा जाता है. Now, the most common wavefront that you will exhibit, that you will see in light, is a spherical wavefront. तो spherical wavefront एक point source के लिए होता है जो यूनिफॉर्मली सारे डायरेक्शन में वेव एमिट करता है. तो उस पॉइंट सोर्स के सिमिलर टाइम वाले सारे वेव फ्रंट्स को मैं कलेक्ट करूं, वो स्फेरिकल ही होगा. ये आपको अभी समझने में इस डेफिनेशन से मुश्किल लग रहा होगा, सो लेट अस सी अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट. तो मान लो मेरे पास एक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम है, मतलब ये यूनिफॉर्म है और इसकी प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शंस में सेम ही है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग नहीं है. तो लेट मी इमेजिन अ लाइट सोर्स. उस लाइट सोर्स से एक डिस्टर्बेंस हुआ सारे डायरेक्शन में, तो वो स्फीयर बनाता है. वो डिस्टर्बेंस और थोड़ा ट्रैवल हुआ और बड़ा स्फीयर बनाता है, और थोड़ा ट्रैवल हुआ, इट मेक्स एन इवन बिगर स्फीयर, बिकॉज सारे सेम डिस्टेंस कवर करते हैं फॉर द सेम टाइम. इसका मतलब ये कोई भी पॉइंट के हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स आप कलेक्ट करो तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनाएगा. तो पॉइंट सोर्स हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है if the direction of propagation and the propagation in all directions happens in a homogeneous and isotropic medium. There is one more thing which is called as a plane wavefront. Plane wavefront is a subset of spherical wavefront. तो एक छोटा पोर्शन ऑफ द स्फीयर को मैं अगर कंसिडर करूं, राइट, और उसके वेव फ्रंट्स को ऑब्जर्व करूं, वो प्लेन की तरह ही दिखेंगे. So let's basically zoom into the sphere. उसका एक बहुत ही छोटा, so I'm zooming into the sphere and I'm taking a very small portion of that sphere. और उसको मैं अलग डायरेक्शन में देखूं, right? If I look at it radially inwards, वो small portion
will look like a pave. Even though it is slightly curved, it will look like a plane. So a plane wavefront is a small portion of a spherical wavefront. तो इसमें ऐसे लगेगा कि light travels radially outwards in, and क्योंकि plane जो wavefront है वो perpendicular to the direction of the propagation of light होगा, that means that the wavefront has to be a plane which is perpendicular to this radial direction. So let's now move on to the second part, which talks about Huygens principle. Huygens principle use होता है in constructing wavefronts. Wavefronts बनाने में काम आता है. Huygens principle ये कहता है कि अगर हमें t equal to 0 शुरुआत पर wavefront का शेप पता है, तो Huygens principle से हम किसी भी later टाइम पे शेप निकाल सकते हैं. इसके लिए दो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं. पहला प्रिंसिपल ये है कि वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट एक नया सोर्स बन जाता है फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, और दूसरा जो नया वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर है वो बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि जो पुराने वेव फ्रंट्स हैं, फॉरवर्ड एनवेलप जो स्मॉल वेवलेट्स निकलते हैं पुराने वेव फ्रंट्स के, उसको जोड़ के ही हम नया वेव फ्रंट बनाते हैं. सो द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर, उसको निकालने के लिए हम सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम कुछ कहां तक पहुंचे हैं उन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं, उसका लोकस निकालते हैं. सो लेट्स सी दिस प्रिंसिपल इन एक्शन. सो मान लो हमारे पास एक सोर्स S है which basically leads to propagation of light radially in different directions. हम मान के चलते हैं कि t equal to 0 पे वेव फ्रंट कुछ ऐसा है as indicated by the blue line. अब हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें t equal to 0 पर if we know the wave front, हम किसी भी लेटर टाइम पे वेव फ्रंट निकाल सकते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज डन. सो व्हाट वी बेसिकली डू इज हम अलग अलग छोटे पॉइंट्स ले लेते हैं उस वेव फ्रंट पे. अब हाइगन्स का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि हर पॉइंट इस वेव फ्रंट पे अब एक नया सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करता है. इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट से नए वेव्स निकलेंगे, भी वेवलेट्स निकलेंगे, जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं हम. अब आफ्टर अ टाइम t इक्वल टू टाउ, व्हाट विल हैपन इज ये सारे पॉइंट से जो वेवलेट्स निकले हैं उसके जो वो कोई दूसरे पॉइंट तक पहुंचे होंगे. They would have traveled a distance of v tau, where v is the velocity in the radially outward direction. और ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो मुझे मेरा नया वेव फ्रंट मिल जाएगा at t equal to tau. So that is a classic demonstration of the Huygens principle. So that is the new wavefront as I described. यही प्रिंसिपल प्लेन वेवफ्रंट बनाने में भी काम आता है. सो लेट्स से आई हैव अ प्लेन वेवफ्रंट. इस वेवफ्रंट पे हर पॉइंट एक नया सोर्स ऑफ वेव की तरह एक्ट करता है, तो उससे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स के नए पोजीशन को और हम सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन लेंगे, उससे हमें न्यू वेवफ्रंट मिलेगा विच इज ऑल्सो अ प्लेन वेवफ्रंट. द इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज हम हमेशा हाइगन्स का प्रिंसिपल ये अज्यूम करता है कि वेव हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा. इसीलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन को डॉटेड लाइन से बनाते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं. वी ऑलवेज मूव द वेवफ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. तो चलिए हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल की बेसिस पर समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में हम एक डेंसर मीडियम मानेंगे, और इस डेंसर मीडियम और लाइटर मीडियम, रेरर मीडियम के बीच के इंटरफेस को हम XY बुलाएंगे. रेरर मीडियम जो बाहर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 मानेंगे और लाइट की वेलोसिटी V1 होगी, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा और लाइट की वेलोसिटी V2 होगी. सो इफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द इंटरफेस, वो ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट होंगे एज शोन इन द फिगर. नाउ वी हैव स्टडीड दैट जो वेव फ्रंट है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है. इसका मतलब AB मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, बिकॉज AB इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रेज. अब हाइगन्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है एट एनी पॉइंट T, उस पे जो भी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाते हैं. इसका मतलब A से भी वेव्स निकलेंगे और B से भी वेव्स निकलेंगे. A से जो वेव निकलता है वो इस आर्क को कवर करेगा बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड B से जो वेव निकलता है वो भी एक आर्क बनाएगा. सो B से जो वेव निकलता है वो C तक पहुंच जाएगा इन सम टाइम, और उसी टाइम में जो A से वेव निकलता है वो D तक ही पहुंच पाएगा. नाउ व्हाई इज AD लेस देन BC?
बिकॉज इफ यू रिमेंबर एडी जो पाथ है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है लाइट, और डेंसर मीडियम में लाइट स्लो होता है। बीसी रेरर मीडियम में हो रहा है, और रेरर मीडियम में लाइट फास्टर होता है, एंड दैट इज वाई फॉर द सेम टाइम बीसी इज अ लॉन्गर डिस्टेंस देन एडी. So if we draw normals, angle I is as shown in the figure, and angle BAC is also equal to I if you do some geometry. Similarly, angle R is as shown in the figure, and angle ACD will also be equal to R. AB is the incident wave front. CD जो सेम टाइम पर ए और बी से जो वेवलेट्स निकले वो कहाँ पहुंचे, उन पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लोकस मिलता है दैट वुड बी द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो वो सी डी होगा. नाउ बी सी हैज टू बी v1 इंटू टाउ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेरर मीडियम इंटू टाइम टेकन. एडी v2 इंटू टाउ होगा क्योंकि एडी जो डिस्टेंस है वो डेंसर मीडियम में फॉलो हो रहा है. अब ट्राइंगल ए बी सी में देख ले हम, तो मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ आई, साइन ऑफ बी ए सी हैज टू बी बी सी अपॉन ए सी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, which has to be v1 tau upon AC. अब ट्राइंगल ADC को देखूं मैं, तो क्लियरली साइन ऑफ R हैज टू बी AD अपॉन AC, और AD इज इक्वल टू V2 टाउ अपॉन AC. अब 1 और 2 इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं तो मुझे साइन I अपॉन साइन R V1 अपॉन V2 मिलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि AC कैंसिल हो जाता है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से मैं कह सकता हूं कि v1 अपॉन v2 इज n2 अपॉन n1. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. v इक्वल c बाई n, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द एक्चुअल वेलोसिटी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इससे मैं कह सकता हूं दैट n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, विच इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ. तो क्लियरली हाइगन के प्रिंसिपल से मैं स्नेल्स लॉ को प्रूव कर पा रहा हूं, which means there is some merit in Huygens principle. So let me now assume that medium 1 में wavelength lambda 1 था और medium 2 में light की wavelength lambda 2 थी. अब BC मैं मान सकता हूं वो lambda 1 है, right? तो मैं I can assume that B से C तक एक wave है, right? Which means V1 tau has to be equal to lambda 1. AD V2 टाउ के बराबर है, वो लैम्डा 2 होगा, राइट? क्योंकि सेम टाइम में वो वेव गया है A और B से, राइट? तो BC अपॉन AD लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होगा, एंड दैट इज नथिंग बट V1 अपॉन V2, which is the velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो V1 अपॉन लैम्डा 1 V2 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर मिलता है मुझे. और हम जानते हैं V बाई लैम्डा इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्शन में लाइट का वेवलेंथ बदलता है, लाइट की वेलोसिटी बदलती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो v बाई लैम्डा है वो कांस्टेंट रहती है. तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है इफ वी अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल. तो लेट्स टेक अ मिरर XY. एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेज हैं जो इंसिडेंट है इस मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके जाती है. हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से वी विल टेक अ वेव फ्रंट AB को वेव फ्रंट में इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, और AB क्लियरली दोनों इंसिडेंट रेस के परपेंडिकुलर है. अब A विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, और उससे एक वेवलेट निकलेगा जो इस आर्क के रेडियस तक जाएगा, और जो B से निकलेगा वो C तक जाएगा. तो इसका मतलब यह है दैट CD विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जॉइनिंग C एंड D. B से जो C तक पहुंचा है उसी टाइम पे A से D तक पहुंचा है. Now, if we draw the normal for both of these incident rays as indicated here, this is the incident angle और वो एंगल BAC के बराबर होगा. This is the reflected angle और वो एंगल DCA के बराबर होगा by simple geometry. AB इंसिडेंट वेव फ्रंट था, CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और XY रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब BC V टाउ के बराबर है. AD इस बार BC के बराबर होगा because both of these happen in the same medium. So AD will be equal to BC, that is also equal to V tau. Now हम triangle DAC और BAC को देखें, right? Both of them are congruent to each other. तो मैं कह सकता हूं that angle I, which is angle BAC,
has to be equal to angle R, which is angle DCA, by corresponding parts of congruent triangles, जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में. एंड हेंस हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन का लॉ भी प्रूव हो जाता है. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स में सेम होते हैं. सो प्रिज्म्स, लेंस एंड मिरर्स, रे ऑप्टिक्स में जो बिहेवियर है वही बिहेवियर यहां पे भी होगी. सो दिस प्रूव्स दैट हाइगन्स प्रिंसिपल वायलेट नहीं करता है रे ऑप्टिक्स के लॉज को. तो चलिए देखते हैं वेव फ्रंट्स का बिहेवियर कैसे होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद फॉर अदर सर्फेसेस. सो लेट्स टेक कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन. सो कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होते हैं. तो वेव फ्रंट को क्या होगा, इनिशियली प्लेन होंगे बट देन वो कन्वर्ज होते हुए कर्व्ड बन जाएंगे. वो कर्व्ड क्यों रहते हैं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा वेव फ्रंट के लिए. और क्योंकि जाते हुए पैरेलल है तो प्लेन रहता है, बट आते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपेंस इज वो कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए वो वेव फ्रंट को भी मोड़ना पड़ रहा है. दैट यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम. सो ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो प्लेन वेव फ्रंट था, बट सी डी कर्व वेव फ्रंट बन जाता है, विच इज बिकॉज इट अंडरगोस रिफ्लेक्शन इन अ कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्वियसली डाइवर्ज होते हैं. तो वेव फ्रंट इनिशियली ए बी वो कन्वर्ज, वो आगे की तरफ जाता है टुवर्ड्स द मिरर, बट क्योंकि इट हैज अ कर्व्ड सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कर्व्ड होगा. इट विल बी कर्व्ड इन द सेम नेचर एज द कर्व ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और वो ऐसे लगेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के एक पॉइंट से वो वेव फ्रंट निकल रहा है. इट विल फील लाइक इट इज emerging from a point inside the convex mirror. So AB is the incident wavefront जो straight है, CD curved wavefront है जो reflected है. So let's take lenses behavior. हम पहले convex lens लेते हैं. Convex lens rays को converge करता है. So AB is the incident wavefront. अब clearly what will happen is, क्योंकि the wavefront has to be perpendicular to the direction of propagation, जो रिफ्रैक्ट होके जो वेवफ्रंट बनते हैं वो कर्व्ड हो जाएंगे एज शोन इन द फिगर. कॉनकेव लेंस में भी कर्व ही होगा बट उल्टी दिशा में कर्व होगा. सो प्लेन वेवफ्रंट विल गेट इंसिडेंट, बट बेसिकली इट विल अपीयर एज इफ वो किसी सेम पॉइंट से वो इमर्ज हो रहा है, वो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट. एज शोन हियर इट सीम्स लाइक इट इज इमर्जिंग फ्रॉम दैट फोकल पॉइंट. So दोनों केसेस में AB is the incident wavefront, CD is the refracted wavefront. So even for a prism, what will happen? Prism भी basically deviate करता है the direction of a series of parallel rays. AB will be the incident wavefront and CD would be the refracted wavefront. Prism के केस में plane wavefronts remain plane wavefronts. So even for a prism like this, a plane wavefront just changes its direction and moves in a different direction. So AB is the incident wavefront, CD is the refracted wavefront. So let's now test your concepts. तो इस सवाल में दिया गया है कि एक दो मीडियम के बीच का इंटरफेस आपको बताया गया है और आपको इंसिडेंट वेवफ्रंट का डायग्राम दिया गया है. यू आर ऑल्सो टोल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ईच ऑफ द मीडियम्स. μ1 1 दिया गया है, μ2 √2 दिया गया है. आपको रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स को स्केच करना है और एंगल भी इंडिकेट करना है. Now using the principles we just studied, this is the situation given. हम जानते हैं कि लाइट रेस हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर दिशा में ट्रैवल करते हैं. तो लाइट रे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा. अब ज्योमेट्री से इंसिडेंट एंगल क्लियरली 45 डिग्री है. अब मुझे रिफ्रैक्शन का एंगल निकालना है. स्नेल्स लॉ से वो निकाल सकता हूं. μ1 sin r μ2 sin r के बराबर होगा. तो 1 sin 45 डिग्री, क्योंकि μ1 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है, मस्ट बी इक्वल टू √2 sin r. तो इससे √2 sin r इज इक्वल टू 1/√2. तो sin r 1/√2 इंटू 1/√2 बन जाता है, विच इज 1/2. और 1/2 हम जानते हैं sin 30 डिग्री के बराबर होगा.
इसका मतलब आर 30 डिग्री है, हेंस रिफ्रैक्टेड रे 30 डिग्री एंगल में जाएगा। तो पहले हम रिफ्रैक्टेड रे बना देंगे, और अब वेव फ्रंट बनाना काफी आसान है क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा और ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर रहेगा। सो दैट वुड बी द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो लेट्स नाउ स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो आपने साउंड में पढ़ा है, बट मेनी ऑफ यू वुड नॉट नो कि ये लाइट में भी होता है। सो लेट्स स्टडी डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए कैसे होता है। इनफैक्ट क्योंकि लाइट में डॉपलर इफेक्ट होता है, इसी से प्रूफ मिल जाता है कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ वेव बिहेवियर देता है, क्योंकि वेव्स यूजुअली डॉपलर इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। सो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? हमने पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट इज द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, बट सोर्स की मोशन की वजह से हमको ऐसे लगता है कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है। या तो सोर्स का मोशन हो सकता है या रिसीवर का मोशन हो सकता है। सोर्स या रिसीवर की मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी के बदलने का जो हमें एहसास होता है उसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब किसी भी चीज जो वेव प्रोड्यूस करता है उसमें ये होता है। साउंड में तो हमने देख ही लिया है, एंड इस लेसन में हम ये देखेंगे कि लाइट में कैसे डॉपलर इफेक्ट होता है। सो नाउ कोई भी स्टेशनरी सोर्स है, अगर सोर्स स्टेशनरी है उसके वेव फ्रंट्स कुछ ऐसे होते हैं। दैट्स व्हाट वी स्टडीड फ्रॉम हाइगेन्स प्रिंसिपल। वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ऐसे एग्जिबिट करेंगे। नाउ क्लियरली इसमें ऐसे स्टेशनरी स्टार, सो लेट्स से अ स्टार इज अ सोर्स ऑफ लाइट, वो वेव्स एमिट करेगा। उसमें क्योंकि यूनिफॉर्मली सिमेट्रिक वेव फ्रंट्स एग्जिबिट हो रहे हैं, इसका मतलब हर तरफ वेवलेंथ कांस्टेंट होगा। सो जो बी विच इज ऑन द राइट हैंड साइड, वहां जो वेवलेंथ है वो भी उतना ही वेवलेंथ होगा जितना ए जो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल एक्सपीरियंस। सो द वेवलेंथ विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस अगर स्टार स्टेशनरी है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दैट सोर्स ऑफ वेव स्टार्ट्स मूविंग? लेट्स सी एक साउंड सोर्स में क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज लाइट में भी होता है। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन अ पुलिस व्हीकल स्टार्ट्स अप्रोचिंग यू। कोई भी चीज हॉर्न बजाते हुए आता है, हमको एक अजीब आवाज सुनाई देता है, राइट? इट्स लाइक यू सी हियर, जब वो सोर्स मूव होता है, जो वेव फ्रंट है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंप्रेस हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है। सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज जो सोर्स ऑफ साउंड है उसकी दिशा में अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, उसको स्मॉल वेवलेंथ सुनाई देता है और हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, क्योंकि वहां पे वेव्स कंप्रेस हो जाते हैं। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस होता है और लॉन्ग वेवलेंथ एक्सपीरियंस होता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डॉपलर इफेक्ट। सो अब स्टार भी मूव होता है तो लाइट वेव को कुछ तो होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट दैट डॉपलर इफेक्ट इज। सो अ वेरी सिमिलर थिंग हैपेंस। अब स्टार राइट की तरफ जब मूव होता है, तो राइट की डायरेक्शन में जिस दिशा में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में वेव्स कंप्रेस हो जाते हैं, तो वेवलेंथ कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। और दूसरे डायरेक्शन में वेव्स एक्सपैंड होते हुए दिखते हैं, विच मीन्स दैट द वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड द फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिक्रीजेस। सो दिस बेसिकली मीन्स ए जो दूसरी दिशा में है वो लॉन्गर वेवलेंथ डिटेक्ट करता है, और लॉन्गर वेवलेंथ को हम रेड शिफ्ट बुलाते हैं, क्योंकि रेड का हाईएस्ट वेवलेंथ होता है इन द विबग्योर सीरीज। जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो बी एक्सपीरियंस करता है। बी एक ऐसा पॉइंट है विच इज इन द डायरेक्शन इन विच द स्टार इज मूविंग, तो बी शॉर्टर वेवलेंथ एक्सपीरियंस करता है। और क्योंकि ब्लू की रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो हम उसको ब्लू शिफ्ट बुलाते हैं। सो लेट्स नाउ सी कि डॉपलर इफेक्ट को हम क्वांटिफाई कैसे करें। सो जो डॉपलर शिफ्ट है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डेल्टा न्यू बाय न्यू इज माइनस वी रेडियल अपॉन सी। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी वाला न्यू है, इट्स नॉट रियली वी, और राइट हैंड साइड में रेडियल वेलोसिटी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द टर्म्स। रेडियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और क्योंकि द चेंज इन रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ के, इसीलिए जब रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ निकालना होता है नेगेटिव साइन हट जाता है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी घटता है द वेवलेंथ बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ता है वेवलेंथ घटता है। सो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा विच इज द चेंज इन वेवलेंथ इज प्लस वी रेडियल बाय सी। यहां पे जो वी रेडियल है सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट है along the line joining the observer to the source relative to the observer. So इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर आपको, राइट, तो v रेडियल पॉजिटिव होगा जब सोर्स
ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को, तो आपसे अगर सोर्स दूर जा रहा है तो वी रेडियल पॉजिटिव होगा और वी रेडियल नेगेटिव होगा अगर सोर्स आपके पास आ रहा है। सो दैट इज द साइन कन्वेंशन दैट वी टेक। सो नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, आपको सिर्फ वो वाली वेलोसिटी लेनी है जो आपको और सोर्स को जोड़ने वाली लाइन में उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लेना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वी रेडियल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ प्रॉब्लम। तो आपको बताया गया है कि एक स्टार से जो हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन से 6563 एंगस्ट्रॉम का जो एच अल्फा लाइन निकलता है, वो रेड शिफ्ट होता है बाय 15 एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताना है कि किस स्पीड से स्टार दूर जा रहा है अर्थ से। ये एक क्लासिक टेक्निक होता है, हम यूजुअली स्टार की स्पीड्स को रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट से ही निकालते हैं। सो दिस इज अ प्रिटी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो वेरी सिंपल, हमको वेवलेंथ एच अल्फा लाइन की दी गई है, लैम्डा इज 6563 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द ओरिजिनल वेवलेंथ। और हमको रेड शिफ्ट डेल्टा लैम्डा 15 एंगस्ट्रॉम दी गई है। हम सी की वैल्यू पहले से ही जानते हैं, सी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अप्लाइंग डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा वी रेडियल बाय सी के बराबर होता है। तो इसमें मुझे सारे क्वांटिटीज पता है एक्सेप्ट वी रेडियल। दिस मीन्स वी रेडियल इज नथिंग बट सी इंटू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। इन वैल्यूज को मैं अगर सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे v की वैल्यू मिलती है 6.87 इंटू 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हम रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ से कैसे किसी स्टार की वेलोसिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। So let's do one more concept test to test your ability to solve these problems. तो इस सवाल में बताया गया है कि एक रॉकेट अर्थ से 6 इंटू 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रहा है। अब इस रॉकेट में ब्लू लाइट है और आपको ये पूछा गया है जो रॉकेट का ब्लू लाइट है वो अर्थ में एक ऑब्जर्वर को कौन सी वेवलेंथ का दिखाई देगा। यू आर बेसिकली टोल्ड दैट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट ओरिजिनली 4600 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब हम जानते हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा वी बाई सी के बराबर होता है। यहाँ पे हमको डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा पहले से ही पता है। हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज वी नो द वैल्यूज ऑफ वी एंड सी। वी इज 6 इंटू 10⁻7 एंड सी इज 3 इंटू 10⁸ तो ये 0.2 के बराबर हो जाता है। नाउ डेल्टा लैम्डा होता क्या है? चेंज इन वेवलेंथ। तो वो न्यू वेवलेंथ माइनस ओल्ड वेवलेंथ होगा। सो दैट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा अगर 0.2 के बराबर है, इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 0.2 लैम्डा के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि न्यू वेवलेंथ इज 1.2 लैम्डा। अगर मैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को 0.2 लैम्डा लूं तो लैम्डा डैश वुड बी 0.2 लैम्डा प्लस लैम्डा विच इज 1.2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मुझे दी गई है हैज 4600, हेंस लैम्डा डैश हैज टू बी 5520 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो 4600 एंगस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ की लाइट अगर रॉकेट 6 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जाए तो मुझे ऐसा लगेगा अर्थ में बैठे बैठे कि वो 5520 एंगस्ट्रॉम की लाइट है। सो इन समरी, सबसे पहले हमने वेव फ्रंट का डेफिनेशन देखा। वी सॉ दैट वो सारे पॉइंट जो सेम फेस में ऑसिलेट करते हैं उनके लोकस को ही हम वेव फ्रंट बुलाते हैं। देन हमने हाइगेंस के दो प्रिंसिपल्स देखे कि पहला प्रिंसिपल ये था कि हर पॉइंट एक नया फ्रेश सोर्स बन जाता है ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, और नए वेवफ्रंट को बनाने के लिए फॉरवर्ड एनवेलप लेंगे हम सारे सेकेंडरी वेवलेट्स का। देन फाइनली वी स्टडीड रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। जब लाइट लॉन्गर वेवलेंथ में चले जाता है तो उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, और जब शॉर्टर वेवलेंथ में बन जाता है वो तो उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और डॉपलर शिफ्ट का एक्सप्रेशन, वी सॉ दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू बाय न्यू इज माइनस वी रेडियल अपॉन सी।